As we studied earlier that Sir Isaac Newton formulated a very beautiful law which is called a universal law of gravitation, according to which F is given by G m1 m2 upon r square. Now F represents the gravitational force while G represents the gravitational constant, m1 and m2 represents the mass of two objects while r represents the distance between them. Now this law is very useful to calculate the mass of the sun, the mass of the earth, the mass of the moon, etc. and with accurate precision. अब देखिए अगर न्यूटन ने ये इतना बड़ा सा लॉ बनाया और किसकी मदद से बनाया, एक और लॉ इसी में जुड़ा हुआ है या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो ये जो आइडिया है, पूरा फॉर्मूला बनाया है, ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने वहां से कैलकुलेट किया दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आइडिया आखिर उनके दिमाग में आया कहां से, ये हमारा आज का टॉपिक है. ओके, now to answer this question we have to go back in the history, that is in the 16th century where Kepler was busy working with the maps and formulating the three laws of planetary motion. So now these three laws formulated by the Kepler is also called the Kepler's law of planetary motion. तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि उन्होंने इन लॉज में क्या एक्सप्लेन किया. जो फर्स्ट लॉ है कैप्लर का, उन्होंने ये बोला दैट द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, और जो सन को कंसिडर किया पोजीशन में, वो पोजीशन उन्होंने बताई कि एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर दो फोकस हैं, F1 और F2. तो जो सन है वो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस में रखा जाता है, दैट इज F1. तो अगर इस लॉ को समझा जाए तो इस लॉ में आप देखिए कि बात हमने की है एलिप्टिकल ऑर्बिट की. एलिप्टिकल माने क्या हुआ? एलिप्टिकल माने हुआ लेट्स से एग. तो एग का जो शेप है दैट इज ओवल इन स्ट्रक्चर. तो सेम यही ओवल शेप स्ट्रक्चर प्लैनेट फॉलो करता है व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट. जो सेकेंड लॉ उन्होंने बनाया दैट इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, इट स्वीप्स आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये एक बड़ा भारी भरकम लॉ है और इसको समझने के लिए नाउ लेट्स गो इनटू सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. अब देखिए हमने एक सन को कंसीडर किया सेंटर पे और उसके अराउंड प्लैनेट को हमने रिवॉल्व करा दिया. लेट्स से प्लैनेट अगर पॉइंट ए पर है, ठीक, तो इस पॉइंट ए से सन की तरफ हम एक लाइन खींचेंगे. ठीक, अब आप क्या करिए, आपकी वो लाइन खिंच गई है, प्लैनेट ए से पॉइंट बी पर आया. अब ये प्लैनेट जब पॉइंट बी पर है तब इसने एक लाइन खींची फिर से सन की तरफ. ठीक, और बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड A1. तो अब इस एरिया A1 को आप साइड में रखिए और जो टाइम आपने कैलकुलेट किया A से B के बीच में, लेट्स से उसका ड्यूरेशन हमने ले लिया ∆t. ठीक, अब प्लैनेट चलता रहेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंड नाउ लेट्स सी प्लैनेट अब A डैश पोजीशन पर आ गया है. अब अगर प्लैनेट अगर A डैश पोजीशन में है तो A डैश से एक लाइन खींचिए फिर से सन की तरफ. ठीक, अब ये प्लैनेट B डैश पोजीशन पर गया और आपने B डैश से फिर एक लाइन खींची सन की तरफ. अब ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस शेडेड पोर्शन इज लेट्स से A2 और बीच में जो टाइम लगा A डैश से B डैश जाने में, लेट्स से इट इज ∆t. तो डायग्राम को थोड़ा किनारे करिए और इस डायग्राम में देखिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है दैट इज A1 इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा और टाइम इंटरवल ∆t दोनों कंडीशन में सेम रहेगा. तो ये उनका लॉ था. आई होप सो कि अब इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ अब हम इस लॉ से एक और कंक्लूजन डिड्यूस करते हैं. आप नोटिस करिए कि जब आपका प्लैनेट A से B पोजीशन पर गया तो उसकी एरिया A1 थी, जब A डैश से B डैश पर गया तब उसकी एरिया A2 हो गई. अगर दोनों एरिया बराबर है, टाइम इंटरवल भी सेम है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लैनेट है उसकी वेलोसिटी दोनों कंडीशन में अलग अलग है.
मतलब जब वो A से B पर आ रहा है तो वो बहुत तेज मूव करेगा, और जब वो A डैश से B डैश पर जा रहा है तो वो बहुत धीरे मूव करेगा, क्योंकि उसको इक्वल एरिया कवर करना है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वेलोसिटी तो अपनी उसको फास्ट करना ही पड़ेगा। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब भी प्लैनेट सन के बहुत करीब होता है तो उस कंडीशन में इस प्लैनेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब भी कोई प्लैनेट सन से दूर होता है तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। So this is the Kepler's second law of planetary motion. Now let's remove it and move on to the Kepler's third law of planetary motion. तो इस लॉ में उन्होंने क्या बोला, that cube of the mean distance between the planet and the sun is directly proportional to the square of the orbital period of the planet. तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। मेन डिस्टेंस को हमने r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया है। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो इट विल बिकम r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये तीन लॉ के बारे में आपने पढ़ा कि उस समय केप्लर ने ये तीन लॉ दिए, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन ये आया कि प्लैनेट आखिर ये तीन लॉ फॉलो ही क्यों करेंगे। एट दैट टाइम केप्लर हैज नथिंग टू से, केप्लर वाज साइलेंट। तो अब इसका जवाब किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने कुछ ऐसी थ्योरीज बनाई जिसके बेसिस पर उन्होंने केप्लर के तीनों लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन का एक्सप्लेनेशन दिया, और इस पर काम करते करते उन्होंने एक अपना लॉ बनाया दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आपको ये जानकर बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये आइजैक न्यूटन ने केप्लर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से बनाया। ओके, सो फ्रॉम हेयर द न्यूटन came with the idea to invent the inverse square law, that is from Kepler's third law of planetary motion. Now let's start with the derivation of inverse square law. इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए आइजैक न्यूटन ने एक एजम्पशन किया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तब उस पाथ को, उस ऑर्बिट को उन्होंने सर्कुलर एज्यूम किया था इंस्टेड ऑफ एलिप्टिकल। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो इस एजम्पशन से स्टार्ट होता है दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट अराउंड द सन शुड बी सर्कुलर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सन सेंटर में है और प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस प्लैनेट की वेलोसिटी लेट से हमने v ले ली और प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस लेट से हमने r ले लिया। नाउ ये जो प्लैनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है इसका मास हमने ले लिया लेट से स्मॉल m। अब इस प्लैनेट के ऊपर क्योंकि सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ होगा दैट इज टूवर्ड्स द सन, और इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। So now the centripetal force F is given by the formula that is F is equals to mv square upon r। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए कि जो m है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, दैट इज वी कैन से सो दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। Now, after that, we have assumed that a planet is revolving around the sun in a circular orbit. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लैनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन वन रेवोल्यूशन। तो आपका आंसर है दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 pi r, and r is what? R is the radius of the circle.
Now let's shift this फॉर्मूला, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, इसको हम आगे रेफरेंस में यूज करेंगे. नाउ वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो यही जो आपने अभी टेक्स्ट देखा, वहां से सर्कमफ्रेंस उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए. सो योर आंसर वुड बी दैट v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T. कैपिटल T क्या है? कैपिटल T वो टाइम पीरियड है जो प्लैनेट को लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. सो वी कैन से दैट कैपिटल T इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. नाउ इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए. इस फॉर्मूले में 2 पाई जो टर्म है दैट इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब है वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी हमारी डिपेंड करेगी सिर्फ r पर और t पर. तो हम लिख सकते हैं दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन कैपिटल T. Now, squaring the both sides of the equation, you will get v square is directly proportional to r square upon t square. अगर आप सिर्फ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन देखें तो उस इक्वेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. तो आपकी इक्वेशन इन टर्न क्या हो जाएगी? दैट v square is directly proportional to r cube upon t square and it is multiplied in denominator by r. अब इस इक्वेशन के आगे हम यूज करेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद हो, जस्ट अभी हमने पढ़ा, दैट इज r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को उठाइए और इस इक्वेशन में उसको यूज करिए. तो आपने क्या किया कि अगर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी 1 अपॉन r पर. अब ये जो आपकी इक्वेशन है, लेट्स यूज इट इन इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कहती है? दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r. और v स्क्वायर आप ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन r. तो यहां हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r square. So this is the final expression of inverse square law. और इस एक्सप्रेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द मून इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन them. Let's summarize what we have studied till now. The first is that Kepler's law of planetary motion gave Isaac Newton the idea of inverse square law. The second is the inverse law of gravitation is made from the Kepler's third law of planetary motion. And the third is the inverse square rule is given by the expression that is F is inversely proportional to R square.